बिहार पुलिस इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का यह 6वां वीडियो है। आपको पता है बिहार पुलिस में अर्थशास्त्र से पहले तो इतना सवाल नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि 7 से 8 से 9 सवाल आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर आप इग्नोर करने वाले हैं बिहार पुलिस में अर्थशास्त्र को, तो आपको कहीं ना कहीं भारी नुकसान होने वाला है। तो मेरे द्वारा बिहार पुलिस के लिए इकोनॉमिक्स का क्लास कराया जा रहा है। 5 वीडियो आपको दे चुका हूँ, ये 6वां वीडियो है। इसके अलावा और भी मैं स्पेशल इकोनॉमिक्स का क्लास भी लाऊंगा। बिहार पुलिस के लिए मैं ऑल सब्जेक्ट का क्लास भी ला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल मैं अर्थशास्त्र ही पढ़ा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट को मैं अच्छे से कवर करा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ को देखिए। अगर अच्छा लगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज बिहार पुलिस अर्थशास्त्र 6ठा क्लास है। पहला प्रश्न है, बजट किस प्रकार का पत्र है? बजट किस प्रकार का पत्र है? तो बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का ही पत्र है। किसका? सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसी का एक लेटर है, उसे ही बजट कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, भारत का प्रथम बजट जो है वह प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर आपसे स्वतंत्र भारत नहीं पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि भारत का पहला बजट। तो 18 फरवरी 1860 पहली बार बजट पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकार प्रदान करता है? भारतीय सीधा सा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में बताया गया है? देखिए यूं कहे तो बजट तो नहीं लिखा गया है भारतीय संविधान में, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 112 ध्यान दीजिएगा, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 4, भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत 2 तरीके का है। सार्वजनिक व्यय का योजनागत और गैर योजनागत, इनके व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। 2017-18 में इन दोनों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, भारत का पहला अंतरिम बजट कब प्रस्तुत किया गया? पहला अंतरिम बजट तो 1962, बताइएगा 63-62 यही वाला जो सीजन था। जैसे कहने का ये मतलब है कि बजट जब वित्तीय वर्ष होता है बजट में, है ना, जैसे 2023 में जो पारित हुआ या जो 2024 में जो बजट पारित किया गया है तो 24-25 ऐसे होता है, तो वही 62-63 है, 1962। चलिए अगला प्रश्न, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद जो है वह ब्याज भुगतान है। ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, पूर्णकालिक मतलब पूरे काल के लिए, जैसे जिस दिन से वो वित्त मंत्री बनी और आखिरी दिन तक, तो पूर्णकालिक जो महिला वित्त मंत्री बनी वह निर्मला सीतारमण। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष हैं। पूछ रहा है कि राजकोषीय नीति के वह 4 प्रमुख पक्ष कौन कौन हैं? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। फिर से सुन लीजिएगा, संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। भारत सरकार के बजट की कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटा का है। कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटा का है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1920 की बृहत मंदी को सुधारने हेतु राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव तो मेनार्ड किन्स ने दिया था। किसने दिया था? मेनार्ड किन्स। केवल किन्स भी याद रखेंगे तो चलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 11, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा बीपीसी के द्वारा किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रतिनिधि अधिनियम जो है बजट प्रबंधन अधिनियम है 2003 में। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि कुछ प्रश्न आएंगे जो बाउंस करेंगे नो बॉल की तरह, इतना ऊपर से जाएगा। लेकिन आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपको अर्थशास्त्र का मास्टर नहीं बनना है, आपको रिजल्ट निकालना है। तो बस डाटा याद रखना है। होता क्या है ना कि बचपन से तो हम लोग अर्थशास्त्र को इग्नोर करते रहते हैं, है कि नहीं। अब अचानक पढ़ना पड़े तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल उससे हम लोग अननोन हैं, अनजान हैं, तो कठिनाई होगी ना। इस वजह से आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको बस पास कर लेना है। तो ध्यान दें। चलिए 13 नंबर, केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटों के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? तो घरेलू उधार से की जाती है। सीधा सा राजकोषीय घाटों का जो पूर्ति है वह घरेलू उधार से की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है, वह राजस्व व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहलाता है। चलिए 15 नंबर, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम। जो बजट में घाटा होता है उसका सही क्रम क्या क्या है? तो पहला है राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और तीसरा है प्रारंभिक घाटा। राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा, 3 घाटा। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाते हैं तो प्राथमिक घाटा निकलता है। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान वाला घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। और यह प्रभावी राजस्व घाटा प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा? लोक लेखा समिति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रभावी राजस्व घाटा प्रस्तुत किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। 19 नंबर, भारत में आउटकम बजट पहली बार 2005 में प्रस्तुत किया गया है। भारत में आउटकम बजट कब? तो 2005। वित्तीय वर्ष 1973-74 की बात की जा रही है, तो उस समय पेश किए जाने वाले आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता था। कह रहा है कि वर्ष 1973-74 में जो आम बजट पेश किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे ब्लैक बजट कहा जाता था। क्या? ब्लैक बजट। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नई करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? तो वित्त विधेयक के द्वारा यह नए कर का रोपण या उस कर में सुधार ऐसा कर सकते हैं वित्त विधेयक के द्वारा। भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव जॉन मथाई को प्राप्त हुआ था और कब? तो गणतंत्र की बात की जा रही है तो 1950 याद रखना है। 23 नंबर, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली जो है, पहले जो होता क्या था ना कि बजट घाटे को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल प्रणाली उपयोग किया जाता था, जिसे 1997 को समाप्त कर दिया गया था 31 मार्च को, आखिरी वही था। 24 नंबर प्रश्न, 2021-22 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थित रखा गया था? पुराना हो गया है, करंट अफेयर में नहीं आएगा, इसको स्किप कर सकते हैं। 6.8%। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी गया अथवा निवेश में कमी होती है तो क्या कहते हैं? तो क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष? तो 1936 से माना जाता है। राजकोषीय नीति 1936 से। केंद्रीय बागवानी संस्थान यह नागालैंड में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना तो प्रोफेसर एमएल दांतवाला, जी हाँ, दांतवाला समिति जो था ये बना था, उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर एमएल दांतवाला। तो एमएल दांतवाला जो है वह कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी किए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया था वर्ष 1985 में, कांग्रेस स्थापना के ठीक 100 साल बाद। कृषि लागत मूल्य एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली, नाम तो बदल दिया गया 1985 में, लेकिन मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया। भारत के कृषि शाख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम, कृषि शाख के संस्थागत स्रोत के घटता हुआ क्रम इस प्रकार हैं: वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संस्कृति
संस्तुति है, संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में 2 बार इसकी संस्तुति की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। ओके, चलिए। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है, शीर्ष संगठन, सिर्फ नहीं शीर्ष। देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, समझिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन मतलब सर्वोच्च संगठन जो है वह नेफेड है। क्या है? नेफेड। प्रश्न संख्या 33, भारत में कृषि श्रम शक्ति प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो लगभग 60% करता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ में है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण 2008 में हुआ है शुरुआत, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो सबसे पहले कर्नाटक में मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-2008 में शुरुआत की गई है। 38, किसे आर्थिक स्थिति का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी? तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता, स्थिति नहीं है, देखिए फिर से यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, आर्थिक परिस्थिति का पिता यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। 39, भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्तरीकरण कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो चाय, कॉफी और रबर और तंबाकू की कीमत स्थिर रखने के लिए किया है। 40 नंबर, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदाय अभिकरण के द्वारा होता है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा होता है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण यह वित्त बैंक के द्वारा होता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 को 24 जुलाई को ही आयकर दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सरकार की आय के 3 बड़े स्रोत वस्तु एवं सेवा कर, आयकर और निगम कर, 3 स्रोत हैं। सरकारी बैंकों को नियंत्रण करने वाला मंत्रालय जो है वह वित्त मंत्रालय है, ध्यान दीजिएगा। कृषि आय सबसे पहले कहाँ लगाया गया? तो बिहार में वर्ष 1938। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है और बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। कृषि आय सबसे पहले कब और कहाँ? 1938 बिहार में। 47, शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार। आपको पता है कि शराबबंदी बिहार में है तो राज्य सरकार ही बंद किया है, केंद्र सरकार ने तो किया नहीं है। तो शराब पर जो कर लगाया जाता है वह उत्पाद कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। 48, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो शेयर और डिवेंचर को शामिल किया गया है। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया है? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। 50 नंबर और आखिरी प्रश्न, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं? तो दीर्घकालिक 1 वर्ष अधिक। जी हाँ, दीर्घकालिक 1 वर्ष अधिक होते हैं इसकी अवधि, तो ये भी ध्यान देना है। चलें, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने 50 क्वेश्चन देखा, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो परेशान नहीं होना है, केवल डाटा याद रखना है, बाकी काम चलाना है और एग्जाम में किसी तरह से आपको कर देना है। फिर मिलेंगे।